हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 10 के विज्ञान में। और अब तक हम लोग इसके पहले के वीडियो सेशन में हम लोगों ने पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को कंप्लीट कर लिया है। अब उस अध्याय में एनसीईआरटी बुक के पीछे तमाम क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज के रूप में। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग उस चैप्टर की थियरी को कंप्लीट करने के बाद जो उसके एक्सरसाइज हैं, उस एक्सरसाइज को हम लोग जब ऑफलाइन क्लास चलेगा उस समय करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो है इस रसायन विज्ञान के अगले भाग की ओर चल रहे हैं, अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। और वो अगला चैप्टर हमारा है, अध्याय 2 है रसायन विज्ञान खंड का, वह है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। इस पूरे अध्याय में हम लोगों को क्या पढ़ना है, थोड़ा पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोगों को देखना है कि पूरे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। अम्ल जो होता है ये कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके गुण क्या है, चाहे हम इसके भौतिक गुण की बात करें चाहे रासायनिक गुण की बात करें। उसी तरह से क्षार क्या होता है, इसके भौतिक गुण की बात करें, इसके रासायनिक गुण की बात करें। उसी तरह से लवण क्या होता है, इसके भौतिक गुण की बात करेंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे। फिर जो ये अम्ल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं। उसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है कुछ ऐसे लवण हैं जिनका पूरा डिटेल हम लोगों को पढ़ना है कि ये जो लवण हैं वो बनाए कैसे जाते हैं, उनके बनाने की विधियाँ, प्रयोगशाला में कैसे उस लवण का निर्माण करते हैं, औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल तरीके से कैसे हम उसका निर्माण करते हैं। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इसका यूजेज कहाँ है, उपयोग कहाँ है। इसको हम लोग इसी तरह से पूरे तीनों भाग को, अम्ल को, क्षार को और लवण को, इस अध्याय में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अम्ल, क्षार, लवण को विस्तृत रूप से पढ़ने के पहले इस चीज़ को हम जान लें कि आखिर ये अम्ल, क्षार, लवण ये जो भी हैं ये हमारे दैनिक जीवन में कहाँ मिलते हैं, दैनिक जीवन में ये कहाँ पे हमारे लिए इनका यूजेज होता है। तो हम देखते हैं कि ये जितने भी यौगिक होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर कोई न कोई इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है कि जिसके आधार पर हम देखते हैं कि उनके अंदर गुणों के आधार पर उनको अलग अलग भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे जो भी यौगिक हैं उनके गुणों के आधार पर ही उन्हीं को अम्ल, क्षार और लवण में बांटा जाता है। जैसे बायो के पार्ट में हम लोगों ने पाचन क्रिया को पढ़ा था और उस पाचन क्रिया में कहा गया था कि जो भोजन होता है वो भोजन जब हम आहार नाल और उसके जो डिफरेंट पार्ट थे, आहार नाल और उसके जो विभिन्न भाग थे, उससे होता हुआ जब वो आमाशय में पहुंचता था तो वहाँ देखा गया था कि भोजन जो होता है वो अम्लीय होता है। तो अम्लीय होता है भोजन में हम क्या लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन लेते हैं, जल, खनिज, लवण। तो वो अम्लीयता होता है उसके अंदर। तो वो भोजन अम्लीय आमाशय में चल करके होता है, किसके कारण होता है, तो जाहिर सी बात है कोई न कोई पदार्थ वहाँ होता होगा कि जिसके कारण वो अम्लीय होता होगा, और वो पदार्थ था वहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से ये जो अम्ल होते हैं वो यही जो यौगिक हैं इन्हीं को उनके गुणों के आधार पर अम्ल, क्षार में डिवाइड किया गया है। अब जैसे अम्ल को हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है अम्ल को, जो अम्ल है इसे एसिड के नाम से जाना जाता है। जो ये अम्ल होता है इसकी जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई थी।
इसलिए इसको जो है अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है और हिंदी में इसे अम्ल कहा जाता है। अब इस अम्ल के बारे में अगर हम लोग देखें कि इसकी प्रारंभिक अवधारणा, हम अम्ल की चर्चा करना शुरू किए हैं और इसकी अगर हम प्रारंभिक अवधारणा की चर्चा करें, पहले की चर्चा करें, जो पुरानी अवधारणा है अम्ल के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों की, उसकी अगर हम चर्चा करें तो अगर हम प्रारंभिक की बात देखें यानी जो हमारी पुरानी अवधारणा है, प्राचीन अवधारणा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अम्ल की बात करें, हम स्पेशली अम्ल की ही चर्चा करना हमने शुरू किया है, अम्ल की बात अगर करें तो उसके अनुसार देखें कि पहले शुरू में क्या होता था, प्रभाव के आधार पर जो भी यौगिक होते थे उनको प्रभाव के आधार पर उनको अम्ल क्षार में डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ था, अगर वो स्वाद में खट्टा होता है तो उसको अम्ल कह दिया जाता था। कोई पदार्थ अगर कड़वा होता था तो उसको क्षार कह दिया जाता था। इसके अलावा प्रभाव के आधार पर उसका जो इफेक्ट पड़ता था उसके आधार पर उसको अम्ल क्षार में डिवाइड किया जाता था। तो एक पहचानने के लिए प्रभाव के आधार पर पुरानी अवधारणा में एक लिटमस पेपर होता था। ये लिटमस पेपर मुख्य रूप से यहाँ पे हम लोग दो तरह का देखेंगे, लाल तथा नीला। ठीक है, तो इसके ऊपर उस पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता था, इसके आधार पर भी अम्ल और क्षार को डिवाइड किया जाता था। जैसे मान लीजिए अगर यह होता था कि कोई पदार्थ था जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जैसे ये नीला लिटमस पेपर है, इस पे ऊपर अगर हम कोई पदार्थ डाल दें, ठीक है, तो अगर ये कलर चेंज करके लाल कर देता था, यानी नीला लिटमस पेपर जो है वो लाल हो जाता था, तो ऐसे अवस्था में हम लोग उसको कहते थे कि ये अम्ल होता है। नीले लिटमस पेपर को अगर लाल कर दिया गया तो वो किसके प्रभाव के कारण है, उसी को कहा जाता है कि ये अम्ल है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपका कॉम्पिटेटिव सवाल में आता है, जो कंपटीशन वगैरह में है। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं में भी बहुविकल्पी सवाल पूछे जाते हैं, पहचान के लिए पूछे जाते हैं, और जो आपके जो होते हैं प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उनमें भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपकी सबसे आसान तरीका है लैब में जब हम प्रयोग करते हैं। तो लैब में प्रयोग करने के लिए जब हम उस पदार्थ की हम अम्लीयता और क्षारीयता के गुणों का परीक्षण करते हैं तो बड़े आसानी से इस लिटमस पेपर के द्वारा ही हम उसको टेस्ट करते हैं। लिटमस पेपर होता है पतला सा और उसको भिगो दिया जाता है, क्योंकि जब भी उसके ऊपर पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो गीले लिटमस पेपर पर ही पड़ता है। तो उस लिटमस पेपर को हम लोग भिगोते हैं और भिगोने के बाद जो भी मटेरियल होगा उस मटेरियल में हमको एंट्री करना होगा। और जैसे एंट्री करते हैं यदि कलर चेंज होगा तो कैसे, यदि नीला लिटमस पेपर आपने लिया है और कलर चेंज होकर के लाल हो गया तो इसमें जो भरा हुआ मटेरियल है हम मानते हैं कि ये अम्ल है। ये क्या है, अम्ल है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लाल लिटमस पेपर को उठाते हैं तो लाल लिटमस पेपर को अगर देखते हैं तो लाल लिटमस पेपर जो है ये कलर चेंज करके नीला हो जाता है। तो जिस पदार्थ के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं कि भैया ये क्षार है। तो इस तरह से ये सवाल जो है बहुविकल्पी टाइप का, अतिलघुत्तरी टाइप का, कॉम्पिटेटिव जनरल नॉलेज का सवाल इस तरह से बन जाता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल करता है तो ऐसा पदार्थ क्या है, अम्ल है, और अगर लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो ऐसा पदार्थ क्या है, क्षार होता है। तो इस तरह से ये पुरानी अवधारणा के अकॉर्डिंग जो द्रव्य थे, जो पदार्थ होते थे, जो यौगिक होते थे, उनके प्रभाव के, उनके गुणों के आधार पर अम्लों और क्षारों में डिवाइड किया जाता था कि अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, क्षार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और प्रभाव के आधार पर नीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर के ऊपर प्रयोग के आधार पर देखा जाता था। यदि नीला लाल हो जाता था तो अम्ल माना जाता था, लाल अगर नीला हो जाता था तो उसको क्षार माना जाता था। तो इस तरह से पुरानी अवधारणा के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती थी। इसके अलावा और भी क्या होता था, हम लोग देखते थे कि खट्टा जो होता है इस खट्टे के आधार पर भी वो अम्ल कहलाता था। जैसे सिरका है, अब सिरके का जो स्वाद होता वो खट्टा होता, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई न कोई इस तरह का पदार्थ होगा कि जिसके कारण खट्टा होता है, उसी को अम्ल कहा जाता। और सिरके में जो होता है हम लोग देखते हैं खट्टा होता है, एसिटिक एसिड होता। कौन सा एसिड होगा, एसिटिक एसिड होता। उसी तरह से जो सिट्रस फल होते हैं, मतलब जो खट्टे वाले फल होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है, इनमें हम लोग देखते हैं सिट्रिक एसिड होता है।
तो इस तरह से उसके कारण ही वो खट्टा होता। नींबू खट्टा होता किसके कारण? सिट्रिक अम्ल के कारण। इस तरह से आंवला खट्टा होता किसके कारण? सिट्रिक अम्ल के कारण। उसी तरह से सिरका खट्टा होता एसिटिक अम्ल के कारण। उसी तरह से आपकी जो इमली है, आम है, इनमें भी जो स्वाद में खट्टापन आता है वो एसिड के कारण होता है। इमली के अंदर जो होता है वो टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इस तरह से उन अम्लों के स्वाद के और उन अम्लों के प्रभाव के आधार पर जो है अलग अलग पुरानी अवधारणा के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था कि इसमें जो होता है वो लिटमस पेपर और फिर स्वाद के अकॉर्डिंग होता है। तो ये पुरानी अवधारणा के हिसाब से, प्रारंभिक अवधारणा जो थे उसके हिसाब से अम्ल और क्षार को मान लिया जाता है। लेकिन ये अम्ल क्या हैं? अगर हम एज ए डेफिनेशन के रूप में देखते हैं, परिभाषा के रूप में देखते हैं, रसायन के रूप में देखते हैं, अगर हम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये अम्ल क्या हैं, तो एक सीधा सीधा एग्जाम्पल या सीधा सीधा हम लोग डेफिनेशन लेते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H आयन देते हैं। ये H आयन है, H पर पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है और इसे इस रूप में होता है तो हम लोग इसको आयन कहते हैं। अब ऐसे H प्लस आयन लिखा नहीं जाता, जैसे ही इसके ऊपर कोई आवेश लगता है उसको आयन माना जाता है। इसके पहले वाले अध्याय में हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया था कि आयन क्या है, तो आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। तो H आयन देते हैं। ये कहा जाता है साधारण तौर पे कि अम्ल वे होते हैं जो H आयन देते हैं। अब भैया ये बात सामने आती है कि जब H आयन देते हैं तो आखिर ये H आयन देते कहाँ से हैं? कैसे हम पहचानेंगे कि ये अम्ल है? कोई पदार्थ हमारे सामने हो, जैसे मान लीजिए अगर हम साधारण नमक की बात कर रहे हो, साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ इस आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसके अंदर कहीं भी H है ही नहीं है, इसलिए यह H आयन दे ही नहीं सकता, इसलिए यह अम्ल न होकर के क्या है, इसको हम लोग क्षार मानेंगे, जिसकी चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगर मान लीजिए हम CH3COOH की बात करते हैं, हम एसिटिक अम्ल की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें H हैं तो H देंगे, H हैं तो H आयन जरूर देंगे, इसलिए ये क्या होता? अम्ल होता है, खट्टा होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 जिसका सूत्र होता है, तो जाहिर सी बात इसमें H है तो H आयन कहीं न कहीं से देगा, इसलिए यह भी क्या है? अम्ल है। तो ऐसे सिचुएशन में जब H आयन देते हैं वे अम्ल हैं, तो आखिर ये H आयन देते कैसे हैं? तो ये H2SO4 दिख रहा है, H आयन देगा। ये HCl है, H आयन देगा। ये आपका CH3COOH है, H आयन देगा। लेकिन देगा कैसे? तो जाहिर सी बात है कि जब ये टूटेगा, जब ये वियोजित होगा, जब ये अपघटित होगा, तभी तो देगा। तो जो प्रारंभिक अवधारणा थी वो प्रारंभिक अवधारणा तो केवल ये बता रही थी अम्ल और क्षार के कंसेप्ट के बारे में, केवल ये बता रही थी कि स्वाद के आधार पर, केवल ये बता रही थी कि वो जो है उसके प्रभाव के आधार पर, केवल ये बता रही थी कि वो केवल उसके लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देता है, स्वाद उसका खट्टा होता है। लेकिन अम्ल के बारे में जब ये चीज हुआ और क्षार के बारे में हम लोगों ने कहा तो कहा कि स्वाद उसका कड़वा होता है। और भी अम्लों के तमाम प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसके आधार पर हम ये जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो संक्षारक होते हैं। अम्ल के अंदर जो होता है वो क्षरण करने का गुण पाया जाता है, डैमेज करने का गुण पाया जाता है। अम्ल है, अगर कपड़े के ऊपर एसिड है, अगर कपड़े के ऊपर गिरता है तो उसको जला देता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम पुरानी अवधारणा के हिसाब से ही अम्ल और क्षार की पहचान करना शुरू कर दें केवल और केवल, तो पता चलेगा कि अम्ल की पहचान हम स्वाद के आधार पर कर रहे हैं। अम्ल को थोड़ा सा लेकर के हम अपनी जिह्वा पर रख करके स्वाद का अनुभव करेंगे, पता चलेगा कि उसके अंदर संक्षारक का गुण होता, पता चलेगा जिह्वा जल गई। तो पता चलेगा कि कैसे ऐसे सिचुएशन में सारी की सारी जो अवधारणाएं थी वो अपने आप गलत सिद्ध हो गई। तो इस तरह से इसको देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में इनमें जो प्रभावित लक्षण हैं, तो पुरानी अवधारणा तो अपने आप गलत हो गई। इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि जो पुरानी अवधारणा थी उसको बिल्कुल ही अमान्य कर दिया, गलत कर दिया। और उसके आधार पर जब चूंकि H आयन देता है तो जाहिर सी बात है टूटेगा तभी देगा, और जब टूटेगा तो वियोजित होगा, और जब वियोजित होगा
तो आयन देगा यानी अपघटित होगा। तो अपघटित होगा तो उस क्रिया को अपघटन कहा जाता है। जब वो टूटता है, अपघटित होता है, तो ऐसी घटना को अपघटन के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से जो अपघटन की क्रिया जब होती है तो उसको विद्युत अपघटन कहा जाता है। और विद्युत अपघटन की क्रिया जो होती है वो किसकी होती है? ऐसे पदार्थ की होती है कि जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, और वो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या करता है? दो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है। तो इस तरह से ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करें और वो फिर टूट जाए, इन पदार्थों को एक नाम दिया गया, और उन पदार्थ का नाम दिया गया वैद्युत अपघट्य। क्या नाम दिया गया उनका? वैद्युत अपघट्य। तो सबसे पहले हम लोग जो है थोड़ा सा चर्चा इस H आयन देने के आधार पर, इनके टूटने के आधार पर, इनके अपघटन होने के आधार पर हम लोग देखेंगे कि ये जो वैद्युत अपघट्य होता है, ये वैद्युत अपघट्य क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी चर्चा हम लोग करें। वैद्युत अपघट्य, अगर हम वैद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो इसको अंग्रेजी में वैद्युत अपघट्य को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एज ए डिफिनेशन अगर इसको हम देखें, वैसे तो सामान्य तौर पे हम लोगों ने देख लिया कि ऐसा पदार्थ होगा जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो टूट जाता हो, विखंडित हो जाता हो, अपघटित हो जाता हो, खंडित हो जाता हो, यानी वो विपरीत आवेशित भागों में टूटता हो, उसको हम लोग वैद्युत अपघट्य कहें। तो परिभाषा के रूप में अगर इस तरह से हम लोग देख ले तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसे होते हैं, वे यौगिक होते हैं जिनकी गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है कि अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो दो विपरीत भागों में जब टूट जाते हैं तो उसी अवस्था को हम लोग कहते हैं कि ये वैद्युत अपघट्य है। यदि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर नहीं टूटता, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो खंडित नहीं होता, अपघटित नहीं होता, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वैद्युत अपघट्य नहीं है। लेकिन अगर वैद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, अर्थात वो टूट रहा है, तो उस घटना को हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं, और जो पदार्थ ऐसा करता है उसे हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो इस तरह से ये वैद्युत अपघट्य जो होगा वो गलित अवस्था में होगा, जलीय अवस्था में होगा। तो एक ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो दो विपरीत भागों में टूट जाते हैं, जैसे ये सब है। अब H2SO4 है, जाहिर सी बात है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये दो विपरीत भागों में टूट जाएगा, एक धन एक ऋण। इस तरह से ये दो विपरीत भागों में टूटेगा H और Cl, इस तरह से ये टूटेगा दो विपरीत भागों में CH3COOH। तो इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपका जो होगा 2HN और SO4 में टूट जाता है। तो यहाँ पर दो नेगेटिव, यहाँ पर तो ये सिचुएशन। इसी तरह से HCl की बात करें, ये दो विपरीत भागों में टूटता है H+Cl आयन में, तो यहाँ भी H आयन दे रहा है। इसी तरह से अगर हम CH3COOH की बात करें, ये टूट जाता है CH3COO ऋण आयन और फिर एक धन आयन हाइड्रोजन का, तो इस तरह से ये H आयन देता है। तो जो परिभाषा आपने कहा था कि वे पदार्थ जो H आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, तो इस तरह से देते कैसे हैं उसकी चर्चा हम लोगों ने किया। देने के लिए वैद्युत अपघटन की प्रोसेसिंग होती है, वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है, और जो वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है, इस वैद्युत अपघटन की क्रिया कैसे होती है इसको दिखाने के लिए एक साइंटिस्ट थे स्वांटे अरहेनियस। तो यहाँ पे हम लोग स्वांटे अरहेनियस के वैद्युत अपघटन की चर्चा करेंगे, या स्वांटे अरहेनियस की वैद्युत वियोजन की चर्चा करेंगे। वैद्युत वियोजन, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट जो है वैद्युत वियोजन से शुरू किया गया है, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वो जो भी एनसीईआरटी किताबें होती हैं वो पिछली कक्षाओं के आधार पर जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है उसको न करके उसके आगे उसके आगे चलता रहता। तो चूंकि ये सब सारी चीज़ें पिछली कक्षाओं में एनसीईआरटी में कक्षा 8 में 7 में 6 में दिए हुए हैं, 9 में दिए हुए इस तरह का, इसलिए डायरेक्ट जो हम लोग लिखने का जो काम करेंगे जो हमारी किताबों में है वो सीधे सीधे अम्ल की परिभाषा से, पहचान से है। लेकिन अम्ल आखिर आया कैसे इसको हमें जान लेना बेहद जरूरी था, इसलिए आज जो हम लोगों ने चर्चा किया है वो अम्ल आया कैसे इसकी चर्चा हम लोग किया है और अभी कर रहे हैं। तो वैद्युत वियोजन की जो घटना थी जिसके कारण वो पदार्थ टूटता था, वो पूरे सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? स्वांटे अरहेनियस ने दिया था। और स्वांटे अरहेनियस ने जो वैद्युत वियोजन का सिद्धांत दिया, उन्होंने ये बताया कि जब किसी पहले नंबर पे उन्होंने क्या कहा कि जब किसी पदार्थ को
अर्थात वैद्युत अपघट्य को के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दो विपरीत आवेशित भागों में टूट जाता है। जैसे अगर HCl था, इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते थे तो ये क्या करता है, दो विपरीत आवेशित भागों में टूट जाता था। और दो विपरीत आवेशित भाग जो टूटते थे वही विपरीत आवेशित भाग ही आयन कहलाते हैं। और इस तरह से जिसके ऊपर धन आवेश होता है वो धन आयन और जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है वो ऋण आयन होता है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो भी आयन होते हैं उनमें धन आयन और ऋण आयन की जो संख्याएं होती हैं वो समान होती हैं। उनके परमाणुओं, उनके अणुओं की संख्याएं समान होती हैं और समान होने के कारण ही, चूंकि एक पे धन एक पे ऋण होता है और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, उदासीन कर देती हैं। तो इस तरह से उन्होंने वियोजन सिद्धांत में जितनी चीज़ों को चर्चा किया उसके हिसाब से यही था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जो होते हैं वो दो या दो से अधिक पदार्थ के अंदर जो भी हैं, जो वैद्युत अपघट्य हैं, कहने का मतलब उनके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है दो विपरीत भागों में टूटते हैं, आवेशित भागों में। और जो आवेशित भाग हैं वो आयन कहलाते हैं और जो आयन होते हैं वो धन आयन और ऋण आयन होते हैं। धन आवेश लगा है तो धन आयन, ऋण आवेश लगा है तो ऋण आयन बोला जाता है। और दोनों आवेश जो होते हैं उनके अणुओं, परमाणुओं की संख्याएं क्या होती हैं, बिल्कुल एकदम समान होती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। अब इस तरह से उन्होंने कहा कि किसी विद्युत अपघट्य की बात की जाए, अगले नंबर पे की चर्चा अगर करते हैं, किसी वैद्युत अपघट्य की बात करें, चाहे वो अम्ल हो चाहे क्षार हो, अगर उस वैद्युत अपघट्य को देख रहे हैं, जल में घोल दे रहे हैं, तो जितने भी वो आयन के रूप में टूट रहे हैं, जैसे HCl है, अगर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की गई, जल के अंदर घोल आ गया तो टूट गया। तो ये जितने भी टूटते हैं या जो भी ये भाग टूट रहा है यही इसके वियोजन की मात्रा कहलाती है या इसे ही इसके अपघटन की मात्रा कहलाती है। तो इस तरह से वियोजन की मात्रा होती है। और ये जो वैद्युत अपघट्य होते हैं दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। जो वैद्युत अपघट्य हैं जिनसे हमें आयन प्राप्त हो रहे हैं, जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। तो वैद्युत अपघट्य जो हैं दो प्रकार के मुख्य रूप से थे, एक प्रबल वैद्युत अपघट्य और एक जो होता है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, अब देखिए प्रबल और दुर्बल तो पहचान तो हम लोग कर ही लेंगे परिभाषा के आधार पर, लेकिन यहाँ प्रबल और दुर्बल में अतिलघुत्तरी सवाल और बहुविकल्पिक सवाल पूछे जाते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन दे देगा, लिख देगा निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है और चार ऑप्शन नीचे होगा, केवल एक ही सही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इनके उदाहरण को जानना बेहद जरूरी। तो देखते हैं प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन होते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य देखते हैं कि ऐसे वैद्युत अपघट्य हैं कि जिनके जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता हो। संपूर्ण जो भी पदार्थ यौगिक हैं, अर्थात जो भी वैद्युत अपघट्य हैं, जब वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, तो ऐसे वैद्युत अपघट्यों को प्रबल कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं, अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें तो ये NaCl है, सोडियम का क्लोराइड है, क्षार के केस में भी यही सिचुएशन लागू होगा। और इसी तरह से HCl है, यह भी प्रबल के रूप में आता है, ये भी प्रबल है। और Na2SO4 है, इस तरह से अगर देखें क्षार के रूप में होता सल्फेट, ये भी। तो ये सारे के सारे प्रबल हैं क्योंकि पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, इनकी आयनन की मात्राएं बिल्कुल एकदम पूरा का पूरा आयनित हो जाती हैं। उसी तरह से दुर्बल की अगर बात करें तो दुर्बल का ठीक इसका उल्टा होता कि ऐसे वैद्युत अपघट्य होते हैं कि जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन नहीं होता, यानी कुछ न कुछ मात्राएं इनकी शेष रह जाती हैं, तो उनको दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। और ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य कौन, जैसे HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड, जैसे CH3COOH है, एसिटिक अम्ल है। तो इस तरह से ये उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है और आपको जानना है। ठीक है, तो इस तरह से जो अम्ल क्षार लवण हमें जहाँ से पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने के लिए अब तक हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि जो आखिर ये अम्ल है या चायन देता है तो यह कैसे देता है। दो अवधारणाएं हम लोगों ने आज के इस वीडियो सेशन में देखा। एक तो हमारी पुरानी अवधारणा थी, और पुरानी अवधारणा के अनुसार क्या थी, पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर अम्ल क्षार लवण में डिवाइड कर दिया गया, उनके प्रभाव के आधार पर डिवाइड कर दिया गया। जैसे लिटमस पेपर का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, उसी तरह से प्रभाव के आधार पर लिटमस पेपर और गुण के आधार पर खट्टा है तो आपने कहा अम्ल है और क्षार है तो कड़वा, इस तरह से।
और फिर वियोजन। तो वियोजन का एक सिद्धांत भी हम लोगों ने जो देखा, दूसरा सिद्धांत हम लोगों ने देखा, ये तो प्रारंभिक था, दूसरा हम लोगों ने देखा जो स्वॉन्टे अरहेनियस का सिद्धांत था। स्वॉन्टे अरहेनियस के अकॉर्डिंग क्या था, वैद्युत अपघट्ट के बारे में हम लोगों ने देखा। वैद्युत अपघट्ट दो प्रकार का, एक प्रबल और एक दुर्बल होता। और स्वॉन्टे अरहेनियस के अकॉर्डिंग जो वियोजन की मात्राएं होती हैं, स्वॉन्टे अरहेनियस के अनुसार जो वैद्युत अपघट्ट होता है दो विपरीत आवेशित भागों में टूट जाता है। एक विपरीत आवेशित भाग जो होता है वो धन, एक होता है ऋण, धन को धन और ऋण को ऋणायन कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा अम्ल, क्षार और लवण को डिटेल पढ़ने के पहले इतनी सारी चीज़ों को जानना बेहद जरूरी था कि जिसके आधार पर हमें अम्ल की परिभाषा, अम्ल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उनके उपयोग की चर्चाएं करने में आसानी होगा। तो अगले टॉपिक पे हम लोग जो है अम्ल की परिभाषा, उसके गुणों और उसके उपयोग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।